नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सर आप वीडियो बनाइए और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो जो टीओ के एग्जाम में आते हैं वो आप बताइए। तो आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पूरे जितने क्वेश्चन लगभग आते हैं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके पास लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आने वाले ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही कारगर साबित हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो है स्क्रीन पर कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए हम कौन से प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। तो जो फेराइट कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, फेराइट कोर टाइप ट्रांसफार्मर, हम इसका यूज़ जो है उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 जो है इनके बीच क्या संबंध होगा। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा V1 और E2 बराबर क्या हो जाएगा V2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो पहला है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का जो कार्य है वो कौन सा कार्य होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो चौथा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम कॉपर लॉस जो है उसका निर्धारण करते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें तो ओपन सर्किट में जो है हम कौन से आयरन लॉस जो है वो ज्ञात करते हैं। तो ये जो है इसमें कॉपर लॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें शॉर्ट सर्किट के द्वारा हम इसका निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत नियमन की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज जो है आपका 220 वोल्ट है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमयन की गणना करें। वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहा है। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो इसके लिए जो हमारे पास में फार्मूला है वो होगा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन क्या आ जाएगा, फुल लोड वोल्टेज। तो हम इससे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में, नो लोड वोल्टेज हमको दिया गया है, कितना दिया है, शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है बटे 220 है ना। तो यदि आप इसका कैलकुलेशन करेंगे और इसमें 100 का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन दिया प्रतिशत में दिया है हमको, तो परसेंटेज में हमको ज्ञात करना है। तो इसमें जो है 100% का जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 9.09 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में यदि आपसे पूछे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। इसके उद्देश्य ये होता है कि भंवर धारा हानि को कम से कम किया जाए। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े जो है कोर का उपयोग ट्रांसफार्मर भंवर हानि को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। ये जो विधि दी गई है ये पूछा है कि ये जो कूलिंग की जो मेथड है वो कौन सी मेथड है, हमारी कूलिंग की कौन से प्रकार की मेथड है।
हमको ट्रांसफार्मर की कूलिंग की मेथड पूछा है कि कूलिंग की कौन से प्रकार की मेथड ये है, तो हमको बताना है कि कौन से प्रकार की कूलिंग की मेथड है। तो कौन से प्रकार की कूलिंग की मेथड है भाई, ये जल्दी बताएं सभी लोग। हाँ, कौन से प्रकार की है, ये है तेल प्राकृतिक ठंडा, मतलब ऑयल जो है, ऑयल के माध्यम से जो इसको हम कूलिंग करते हैं। तो ऑयल नेचुरल कूलिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए जो है कॉपर लॉस यदि आयरन लॉस के बराबर है तो इससे मैक्सिमम इफिशियंसी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में जो बुकोल्स रिले होता है उसके शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या काम होता है, अति भार ओवरलोड की कंडीशन में एक्टिवेट होना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर लॉस क्यों कर रहा है। मतलब करंट ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है, व्हाई द करंट कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस। तो इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा कि करंट ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है, ताकि पढ़ने में त्रुटि को कम कर सके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले कोर का उपयोग करके यदि हम इसमें अच्छी गुणवत्ता वाले कोर का यूज करें तो इसमें त्रुटि जो है आसानी से कम हो जाएगी। तो चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लोड बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। तो उसका कारण क्या होता है, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि टेप बदलने, जो ट्रांसफार्मर में लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को काट देते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। जो पावर ट्रांसफार्मर दिया गया है इसमें ये जो भाग है इसका क्या नाम है, ये क्या है भाई ये। तो ये जो होगा आपका जो बुकोल्स रिले है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पावर ट्रांसफार्मर में जो दिखाई देता है ये आकृति क्या है, बुकोल्स रिले की होती है। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी कंडीशन आवश्यक होती है। कौन सी कंडीशन बिल्कुल आवश्यक है। यदि ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन करना है तो इनका फेज सीक्वेंस जो है एक समान होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके, इसका निर्माण करके जो है हम तांबे के नुकसान को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो दिया गया ट्रांसफार्मर है हमारे पास में, जो ट्रांसफार्मर दिया गया है ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो इनके बीच में देखो क्या है, गैप है। इस ट्रांसफार्मर के बीच में क्या है, गैप है, इसलिए क्या हो जाएगा, वायु कोर ट्रांसफार्मर जो है। इससे ये एयर का यूज करके क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये एयर कोर ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसमें बोला है हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए, है ना, इसमें जो है रॉन्ग दिया है, ये जो हिंदी में दिया है। असल में इसका क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन को मेजरमेंट करने के लिए कौन से ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं।
तो जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, विभव ट्रांसफार्मर, हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो अमोनियम जेली का उपयोग करके जो है हम इसमें नमी को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, उसमें लगे हुए ब्रीदर में नमी को कम करने के लिए जो है हम अमोनियम जेली का यूज करते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का यूज होता है, बड़े में अमोनियम जेली का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा किस पावर लॉस का आकलन किया जाता है? तो ओपन सर्किट टेस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोर लॉस जो होती है आपकी, कोर लॉस को निकालने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं हम। कोर लॉस या आयरन लॉस भी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, क्रेकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? क्रेकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? तो जो है आपका क्रेकल टेस्ट के द्वारा हम जो है नमी का निर्धारण करते हैं। नमी का निर्धारण करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमी का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? क्या? मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। कोर बनाने के लिए हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? कोर बनाने के लिए, पावर ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए, है ना, पावर ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए हम किस सामग्री का यूज करते हैं? तो हम जो है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इसका यूज करते हैं। कोल्ड रोल्ड जो ग्रेन ओरिएंटेड होती है, इसका यूज हम करते हैं। अगला जो है हमारे पास में, जो ट्रांसफार्मर दिया है इसका क्या नाम है? ये जो ट्रांसफार्मर दिया है, ये कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर है? ये देखो स्पष्ट दिख रहा है, इसमें क्या है? कोर। तो ये जो होगा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य होता है हीट रिलीज करना। हीट रिलीज करना। वेंट जो होता है, जो हवा के लिए जो होता है, तो इससे क्या होती है? हीट जो है वो रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में रिले का काम क्या होता है? जो बुकोल्ज रिले होता है उसका क्या काम होता है? इलेक्ट्रिक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुकोल्ज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर? मतलब पावर ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का काम क्या होता है? तो ओवरलोड प्रोटेक्शन और साथ में क्या है? शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्यों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राथमिक जो है, क्यों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के लिए, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक तार जो है पतली तार, बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है? क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहा है। तो उसका कारण क्या होता है कि हाई इंडक्टेंस जनरेट करने के लिए, प्रदान करने के लिए, उच्च प्रेरण देने के लिए जो हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं? हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो हमको थोड़ा सा दिखाई देने लगेगा अच्छे से, है ना। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में सेकेंडरी के रूप में क्यों जुड़े रहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक जो होगी वो कैसी होगी? स्टार में, और सेकेंडरी जो होगी, सॉरी डेल्टा में प्राथमिक बोल रहा है, और सेकेंडरी जो है क्या में जुड़ी होगी? स्टार में जुड़ी होगी। तो उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण क्या होता है कि स्टार में जो होंगे
3 फेज से चौथा पॉइंट जो है न्यूट्रल के लिए निकालना आसान हो जाता है। मतलब 3 कला 4 तार प्रणाली के आसानी वितरण के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला जो है आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन टाइप, म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण जो है वो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। शॉर्ट सर्किट में हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस, और ओपन सर्किट में आयरन लॉस ज्ञात करते हैं ना। अगला जो है फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है, ताकि नियत हानि को कम करने के लिए, मतलब नियत हानि जो है उसको कम करने के लिए, जो इसमें फिक्स कांस्टेंट लॉसेस होते हैं उसको कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है। तो तांबे के उपयोग को कम करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे के उपयोग को कम करना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ब्रीदर में जो है सिलिका जेल का जो है उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता, ये इसका राइट आंसर, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग जो है सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों का काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक कूलिंग जो है हम इसमें इस मेथड का उपयोग करते हैं। कौन से, इसमें आपका माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें है ना, माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम जो है क्या का यूज करते हैं, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। अगला जो है हमारे पास में वो है ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना, तो स्टील 90% होता है और सिलिकॉन जो होता है 10% होता है, तो इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में बिजली ट्रांसफार्मर में, मतलब आपका जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है। टेप चेंजिंग का उद्देश्य होता है वितरण में वोल्टेज अनुपात को बदलना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो आपका वोल्टेज रेशियो है उसको चेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, ठीक है, तो ये जो है हमारे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, जो ncvtonline.com www.ncvtonline.com इस साइट से हमने निकाल कर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो कृपया यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को जो है जो ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करने का कष्ट करें। थैंक यू सो मच।